हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस ज्ञान सेशन में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ कि आप केमिस्ट्री में 100% कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं मुझसे कि मैम कैसे स्कोर करें, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है एग्जाम पे, हमें तो सारे पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री, मतलब एक भी नंबर कहीं जाए नहीं। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहली बात तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम जो भी पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें, सारी फाइल, सारा कुछ, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। नोट्स आपको सेशन कंप्लीट होते ही दे दिए जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड यू आर अटेंडिंग ऑल द सेशंस रेगुलरली। ठीक है, पहली बात तो यही ध्यान रखना, तैयारी में आपका पहला पॉइंट, बट हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इसीलिए मैंने इस चीज़ को फर्स्ट पॉइंट पर रखा है। कहने को बहुत बेसिक चीज़ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है। ठीक है, understanding the CBSE chemistry syllabus and the sample question paper by CBSE। ये नहीं कह रही मैं कि सिलेबस पढ़ो, वो तो देखो बेसिक है, पढ़ना तो है ही। आपको यहाँ क्या पॉइंट है बेसिकली कि आपको अपना सिलेबस पहले देखना है कि क्या है, फिर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को एक बार बहुत थॉरली स्टडी करना है। मैंने बेटा वो सेशन भी आपको कराया है कि हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एंड आई ऑल्सो गेव यू द ब्लूप्रिंट ऑफ केमिस्ट्री। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या था कि आपको हर चैप्टर से पता चले कि सेक्शन ए जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, उसमें से 8 क्वेश्चंस अगर केमिस्ट्री के हैं तो कौन से कितने किस चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे 3 आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, और आपके फिर 3 आ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, और 2 आ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर चैप्टर की वेटेज 5 नंबर है, जैसे चैप्टर 1 का एग्जाम्पल लो, ठीक है, 5 नंबर की वेटेज है उस चैप्टर की, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3 नंबर MCQs में है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो गए वो, और एक आपका 2 नंबर का सवाल आएगा चैप्टर 1 से। सो इजी। तो हम उस चैप्टर की तैयारी उसी हिसाब से करेंगे बेटा। ऐसे नहीं कि आप सारे चैप्टर्स को बिना एनालाइज किए, बिना क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किए कुछ भी तैयारी करते चले जा रहे हैं, वैसे नहीं करना है। सैम्पल पेपर के हिसाब से आपको सिलेबस को स्टडी करना है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट की मैंने एक वैसे वीडियो दी है आपको, तो वो एक बार देख लेना, एक शॉर्ट वीडियो है, उससे आपको केमिस्ट्री की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको तैयारी करते हुए क्या ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाय CBSE। देख लो, इस साल इन्होंने 2 दिए थे, दोनों ही देख लेना। वैसे अभी तो साइट पर जो है वो नए वाला ही प्रेजेंट है, उसी को देख लो, उससे भी आइडिया आपको एक बेसिक मिल जाएगा कि आपको तैयारी सैम्पल पेपर के हिसाब से करनी है। ऐसे किताबी कीड़ा नहीं बन जाना है कि बस एक चैप्टर खोल के बैठ गए, उसको 5 घंटे पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी है, मजाक नहीं करना है पेपर के साथ, है ना। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो NCERT टेक्स्ट बुक्स। देखो, अभी तक क्या था, आप ग्रेड 10 में आ गए हो, पहली बार आप बोर्ड्स फेस करने वाले हो सकता है इस साल आपने फाउंडेशन में भी हाथ मारा हो, या 9th में ही आप शुरू हो गए हो, है ना। अब हैं बोर्ड्स। बोर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा? देखो, 10th के बोर्ड्स के ऐसा नहीं है कोई मार्क्स आपसे पूरी जिंदगी पूछने वाला है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गेट द एनालिसिस आउटसाइड ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अभी तक क्या है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है आप क्लास के टॉपर हो, राइट, बट CBSE का पैटर्न अलग होता है और आप बहुत सारे बच्चों के साथ जज होते हो, चाहे वो सबका परफॉर्मेंस हो सकता है अच्छा ना हो, आप जहाँ क्लास में है हो सकता है सबका परफॉर्मेंस एवरेज हो, राइट। यू गेट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। You have to follow the NCERT textbook and the NCERT exemplar for that। क्यों, मैं वो बताती हूँ आपको। आपका जो भी बोर्ड्स का बेटा क्वेश्चंस होते हैं, अभी तो खैर थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न, है ना। NCERT की जो टेक्स्ट बुक है वो क्वेश्चंस के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट के हिसाब से। जो भी NCERT में लिखा है वो तुम्हारे लिए अभी गीता समान है। ठीक है, हर चैप्टर को एक बार रीड तो कर ही लो। मैं ये नहीं कह रही कि रट लो उन चैप्टर्स को, नहीं। NCERT में जो आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। आपको सपोर्ट बुक्स में क्या मिलेगा कि बहुत सारी एक ही तरीके की 10 रिएक्शंस लिखी हैं जो कि NCERT में नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ NCERT को ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, उसमें जो लिखा है वो एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। सपोर्ट बुक में एक्स्ट्रा कंटेंट होता है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में वो सब नहीं आने वाला है। ठीक है, तो NCERT की यहाँ इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस इसके इजी होते हैं। मेन आता है ये, एक तो NCERT एग्जाम्पलर
और एक अलग से फाइल आने लगी है अभी, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस एक तरीके से केस स्टडी क्वेश्चंस ही होते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको इस टर्म से आपको नया लग रहा है कि अरे ये क्या नया आ गया, नया नहीं है, एक नई टर्म है बस। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड का मतलब क्या है, बच्चों में कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस देखना है कि भाई तुम कितना स्टैंड कर पा रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन क्वेश्चंस या फिर आपके केस स्टडी क्वेश्चंस ही यूज होते हैं। क्योंकि देखो बेसिक आपसे मान लो पूछ लिया रिडॉक्स को डिफाइन कर दो, सब कर देंगे, एक एक लाइन तो सब लिख सकते हैं थियरी, लेकिन अगर आपको सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन ही दे दी, उसका यूज पूछ लिया, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पूछ लिए, या पूरा क्वेश्चन ही एक्स, एक मेटल एक्स है ऐसे रिएक्ट करता है, जैसे एक सैम्पल पेपर में है हमारे इस बार सेक्शन सी में चैप्टर 3 से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन है, एक रेड ब्राउन मेटल एक्स कॉपर को लेकर, वो देखिएगा तो उसमें रिडॉक्स भी आ रहा है, उसमें आपका सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी फोकस का मतलब इससे डरना नहीं है, इट्स एन ईजी थिंग, बट यस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये तुम्हारा फोकस है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आपको सब बोलेंगे अरे ये वाली बुक ले लो, अरे ये वाली बुक ले लो, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ठीक है, आपके पास टाइम है आप वो भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप ये करो, एग्जाम्पलर और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। और एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस ईजी ही हैं, वो तो देख ही लो, है ना। इसका टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आज से 2-3 साल पहले एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, जिसमें असर्शन में लिखा था दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एंडोथर्मिक इन नेचर, और रीजन में कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखी थी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये वो डिकम्पोजिशन नहीं है कि आपका एक रिएक्टेंट है उसको आप किसी तरह तोड़ के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला रहे हो, वो केमिस्ट्री वाला डिकम्पोजिशन। जो ये स्टेटमेंट था डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये उस तरीके का डिकम्पोजिशन है जो माइक्रोबियल होता है, जो माइक्रोब्स करते हैं हमारे, और आपका एरियल फैक्टर्स भी उसमें जुड़े होते हैं कि आपका जो सब्जी वगैरह थी वो सड़ती है कुछ टाइम बाद, वो डिकम्पोज होती है। इट्स नॉट अ सिंपल केमिस्ट्री वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक है नेचर में। तो ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, एंड दिस वाज मेंशन्ड एज अ वन लाइनर इन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दैट इज व्हाई टेक्स्ट रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मास्टरिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, अभी भी अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रह गया है, ऐसा हो जाता है कि आप क्लास में बैठे हो, टॉपिक्स चलते चले जा रहे हैं, है ना, टीचर अपने पेस पे पढ़ा रहा है, बाकी बच्चे जो आगे बैठे हैं उनका तो ध्यान है, लेकिन आप पीछे बैठ गए थोड़ा सा, उस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, बीच बीच में मिस कर दिया, और फिर आपको बाद में समझ में आ रहा है अरे ये तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और मुझे समझ ही नहीं आया है। यहाँ जो गड़बड़ हो जाती है वो बहुत आगे तक चलती है। फिर आप शुरुआत के 1 महीने में अगर मान लो गड़बड़ हो गई तुमसे कि रिडॉक्स के टाइम पे भूल गए, ठीक है, या क्लास मिस हो गया कुछ भी, और अब उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत कर सकती है चीज़, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह गया है जो समझ नहीं आया है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आपके सिलेबस में है तो उस पर फोकस करिए। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा टाइम है, अभी आप अपना कॉन्सेप्ट रिविजन को, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को, यू कैन स्टिल गिव टाइम, लेकिन यही 15 दिन बाद आपको रिवीजन पे लगना पड़ जाएगा। तो इन 15 दिन में आप देख सकते हो कि हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, प्लीज फोकस ऑन इट राइट नाउ, ओके। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप आज से पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हाँ, पैटर्न सिमिलर था। तो लास्ट जो 2-3 ईयर्स के हैं उसमें सिलेबस का भी इतना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, उसमें पैटर्न भी आपको सिमिलर मिलेगा। ये आप कर सकते हैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। उससे अगर आप पुराने में जाते हो तो सिलेबस में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, पैटर्न में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप सैम्पल पेपर सीबीएसई वाला प्रैक्टिस करो इस साल का, लास्ट 2-3 साल के जो आपके पीवाईक्यूज हैं वो प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लो 2-3 साल वाले, ठीक है। और एक सैम्पल पेपर की बुक ले लो हर साल सारे पब्लिकेशंस, विच एवर इज गुड फॉर यू, आप चूज कर सकते हैं उसमें से। हर साल आते हैं पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स की एक बुक आती है, जैसे सीबीएसई पब्लिश करती है, उसके विद इन 1 और 1.5 मंथ्स सारे पब्लिकेशन हाउसेस सिमिलर सैम्पल पेपर्स पब्लिश करते हैं। सो मान लो उसमें से आपने 2-3 भी प्रैक्टिस कर लिए, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन हाँ, करंट सैम्पल पेपर जो है, सैम्पल पेपर हम करते हैं ताकि हमें एक तो देखो, पहली बात हमें क्वेश्चंस का आइडिया लगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, हम उतना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत जरूरी चीज है।
कई बार क्या होता है, बच्चे ना क्वेश्चन पेपर देखते हैं, देखने में ही पहली बात तो अब तो खैर टाइम मिलने लग गया अलग से, पहले मिलता नहीं था। देखने में ना बहुत टाइम नहीं लगाना, उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर को रीड करके दिमाग में एक स्कीम बनानी होती है कि हाँ यहाँ मुझे जो क्वेश्चन लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है उस पर हल्का सा सर्कल लगाना होता है, बस इतना काम होता है उन 15 मिनट का। ठीक है, अब मान लो तुम्हें देख के लग रहा है शुरुआत के सारे क्वेश्चन अरे मुझे आता है आता है आता है करके, और तुम लेकिन आराम आराम से कर रहे हो कि हाँ पूरा पूरा लिखेंगे एकदम कर्सिव में, नहीं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सैम्पल पेपर जरूरी है कि एक बार प्रॉपरली एक पूरा साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, चाहे जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाला है वही एक बार बैठ के सॉल्व करके देखो। सही गलत तो चलो करना ही है कि सही कितना कर पा रहे हो गलत कितना कर पा रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू चेक कि आपने कितने टाइम में वो खत्म कर लिया। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। कई बच्चों का हो जाता है कि क्वेश्चन छूट गया, और हमेशा लास्ट तक क्वेश्चन पेपर को चेक करना है, लास्ट पेज तक, कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। कई बार क्या होता है लिखते लिखते लगता है अरे हो ही गया होगा, अगला लास्ट पेज देखते नहीं है और लास्ट पेज पे एक और क्वेश्चन होता है। ठीक है, वैसे तो आप सबको पता ही है क्या पैटर्न आ रहा है साइंस का, तो मिस तो नहीं होना चाहिए, बट आई स्टिल टेल दिस, वार्न यू अबाउट दिस कि हाँ ये भी हो जाता है। ओके, फोकस ऑन डायग्राम्स एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस। देखो डायग्राम सिर्फ एक है, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, और ये पेपर में आने के 90 to 95% चांसेस हैं भाई। सैम्पल पेपर में भी सीबीएसई ने दिया है, ये पहले भी हर चीज में आया ही है। तो ये एक ही डायग्राम है, दूसरा उसको डायग्राम नहीं कह सकते, वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स है, नॉट डायग्राम्स। ये भी सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में 1 मार्क का दिया है। रिफाइनिंग पे तो खैर अच्छा खासा क्वेश्चन है, पूरा डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, एंड जो भी इक्वेशंस लिखो उनको बैलेंस लिखो। अगर आपको इफ यू आर श्योर अबाउट द रिएजेंट्स या कैटलिस्ट, जो भी आपको अगर या कंडीशंस पता है रिएक्शन की, तो वो भी लिखाओ। सोने पे सुहागा वाली बात है, और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड मेक श्योर आप हैंड राइटिंग को कोई ये नहीं चेक करता कि बहुत सुंदर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट होना चाहिए पेपर का। बहुत काटा पीटी नहीं, कंफ्यूज्ड हो 1 सेकंड रुक के सोच लो कि क्या लिखना है एग्जैक्टली। सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम कई बार हो जाता है कि आप लिखना कुछ और जाते हो, सेंटेंस कहीं और से शुरू कर देते हो, फिर आपको लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता, फिर 4 बार काटे पड़े हुए उस पर और फिर तुम अगली चीज़ लिख रहे हो। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डायग्राम्स में आपकी डायग्राम और स्ट्रक्चर्स में 2 ही चीज़ें, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो चैप्टर 3 से आ रहे हैं बेटा, जैसे सोडियम ऑक्साइड का दिया हुआ था सैम्पल पेपर में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशंस में ये बता रही हूँ, कोई भी इक्वेशन आप लिखोगे और अगर आप बैलेंस्ड या स्टेट्स वाली नहीं लिख के आए तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। अब ये तुम्हारे एग्जामिनर पे है, सही बताऊं तो, बट हम यही लेके चलेंगे कि हाँ भाई कटेगा ही। ठीक है, नाउ क्लियर योर डाउट्स। डाउट्स क्लियर करो अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपने कहीं देखा कि मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ ये, तो किसी ना किसी की हेल्प लो। इसमें शर्माने का कुछ नहीं है, अब शर्माने का टाइम जा चुका है। एग्जाम्स पास आ गए हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे कोई डाउट्स हैं बिल्कुल मत रखो, जिससे भी आपके आसपास जो भी प्रेजेंट है या आप लाइव सेशन में आ रहे हो हमसे पूछो, क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, उसके लिए ज़रूर सेशन अटेंड करो। आप पर्सनल, हम डाउट सेशंस भी लाइव रखेंगे तो उसमें भी आप आ सकते हैं, आप लाइव डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, अच्छा हाँ यही था, क्लियर योर डाउट्स। सो या दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 100% इन केमिस्ट्री बोर्ड्स 24-25। बाकी हम लोग अभी PYQs कर ही रहे हैं, मेक श्योर आप सेशन सारे अटेंड कर रहे हो। सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा एक्सप्लेनिंग हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री इन बोर्ड्स 24-25। थैंक यू सो मच।